जी हां दोस्तों, राहुल सोनिया और गांधी परिवार के खिलाफ नई एफआईआर कर बुरा फंसे शाह। एफआईआर और सारे केस क्या होने जा रहे खारिज, तो अब क्या करेंगे मोदी और शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत गांधी परिवार या फिर नेशनल हेराल्ड केस में जो एफआईआर दर्ज की गई वो सब के सब खारिज होने जा रही है। आखिर सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर एजेंसियों की तरफ से कौन सा ऐसा बिंदु है जहां पर बड़ी चूक हो गई और उस चूक ने मोदी और शाह समेत सत्ता पक्ष के चेहरे से नकाब नोच फेंका और अब उनका दांव ही बैकफायर कर गया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि सत्ता पक्ष मोदी शाह के इशारे पर राहुल सोनिया समेत गांधी परिवार को फंसाने की सरकार की कोशिश किस तौर पर रही, मगर अब ऐसा हुआ है कि सारी की सारी कोशिश नाकाम हो चुकी है। उसका पर्दाफाश हो गया है। अदालत में नई एफआईआर करके जो नई साजिश रची गई उसका ढोल फट चुका है। बड़ा दिलचस्प है पूरा मामला, बेहद ध्यान से सुने। दरअसल दोस्तों, उस एफआईआर में आरोप है कि सरकार द्वारा नेशनल हेराल्ड को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए रियायती दरों पर आवंटित की गई संपत्तियों को गांधी परिवार और अन्य कांग्रेस नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लिए हड़प लिया, जो गंभीर आपराधिक साजिश और वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है। कितनी खूबसूरती से आरोप लगाए गए दोस्तों। अगर महज आरोपों से ही लोगों को सजाएं होने लगती कि जो ताकतवर और मजबूत लोग हैं उनके विरोधी सबको फांसी चढ़ चुकी होती, क्योंकि अदालतें तो सबूत देखती हैं। आरोप तो लगा दिए, नई एफआईआर दर्ज करा दी, मगर यही मोदी शाह और एजेंसी के लिए गले का फांस बन गई। दरअसल दोस्तों, ये मोदी शाह यहीं पर चूके जिस कारण मोदी शाह के राहुल सोनिया को फंसाने वाली रणनीति फेल हुई। इसीलिए खबर आई कि राहुल सोनिया समेत गांधी परिवार को फंसाने वाली साजिश का पर्दा खुला। सारे झूठ बेनकाब हो गए। कैसे, आपको विस्तार से बताते हैं, मगर उससे पहले आप कुछ बिंदुओं को जानिए। दोस्तों, कानून कहता है अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं हो तब मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए का अपराध बन ही नहीं सकता है। दरअसल इसी बड़ी कानूनी कमी को दूर करने के लिए मामूली बदलाव के साथ में नई एफआईआर दर्ज करा दी गई थी, साजिश रच करके गांधी परिवार के खिलाफ। क्योंकि जो ऑफेंस हुआ नहीं या साबित नहीं हो पा रहा, उसमें उस अपराध को लेकर के वो अपराध साबित कैसे होगा, इसके लिए एक नई एडिशनल तौर पर एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल गांधी परिवार के खिलाफ दर्ज की गई नई एफआईआर ईडी की एक सुधारात्मक कोशिश रही है, यानी कि गलती सुधार करके उसको ध्यान आया कि हमने ये चूक कर दी है, इस नई एफआईआर के जरिए हम फंसा सकते हैं दोबारा, ताकि वो एक निर्धारित अपराध यानी कि शेड्यूल्ड ऑफेंस जोड़ सकें जो पहले मौजूद ही नहीं था। यही वजह थी कि अदालत में ईडी का मामला कमजोर पड़ रहा था। नई एफआईआर जिसको इस कमी को पूरा करने की कवायद के तौर पर माना गया, ताकि अदालत में ईडी का पक्ष टिक सके। सोनिया और राहुल गांधी दोनों पक्षों को ईडी और आयकर विभाग पहले भी कई बार पूछताछ के लिए बुला चुके हैं। हर बार मामला राजनीतिक तूफान का रूप लेता, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बड़ा टकराव बनता। लेकिन असली सवाल यह कि यह मामला है क्या? बीजेपी से गांधी परिवार की कथित गड़बड़ियों का उदाहरण कैसे बनाती है, जबकि कांग्रेस इसे झूठ, राजनीतिक बदले की कार्रवाई की एक साजिश बताती है। दरअसल दोस्तों, मैं जल्दी से आपको यह मामला भी बताता चलता हूं और उसके बाद फिर कि जिस तरीके से झूठ बेनकाब हुए तो अब होना क्या है। दोस्तों, दरअसल इस विवाद की शुरुआत 2013 में हुई, जब हिंदुत्व समर्थक बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी शाह के इशारे पर, या यूं कहें कि उस वक्त मोदी और शाह केंद्र की राजनीति में आ रहे थे, उनके इशारे पर दिल्ली की एक अदालत में निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया के शेयरधारक सोनिया और राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे ने कांग्रेस पार्टी के फंड को निजी कंपनी में ट्रांसफर कर गांधी परिवार के निजी हित साधे। हालांकि स्वामी ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन दावा किया कि गांधी परिवार ने एजीएल के अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस पार्टी के साथ धोखाधड़ी की। ये किसके आरोप थे? ये बीजेपी के नेता के। मगर दोस्तों, अदालत ने शिकायत को स्वीकार तो कर लिया था, गांधी परिवार को समन भी जारी कर दिया। साल 2016 से 21 तक इस मामले की सुनवाई चली, जिसमें स्वामी के साथ
कई बार सवाल और जवाब हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत बीजेपी के सांसद स्वामी दे नहीं सके। कई मौकों पर सुनवाई के दौरान मौजूद भी नहीं रहे। आखिर में उन्होंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट से अपने ही मामले को स्थगित कराने की मांग कर दी। अब दोस्तों सोचिए, अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई और आपके पास कोई ठोस सबूत है, तो आप तत्काल उस पर कार्रवाई चाहेंगे या कहेंगे नहीं साहब रहने दीजिए, अभी बाद में इसको देखिएगा। दोस्तों, ये निजी शिकायत अभी भी ट्रायल में लंबित है। इसी वजह से हर बार जब ईडी नए समन जारी करती है, तब नेशनल हेराल्ड के मामले को बीजेपी और कुछ मीडिया संस्थान कांग्रेस पर हमले के अवसर के रूप में ढूंढने लगते हैं। जब मामला ठंडा पड़ने लगता है, तब ईडी ने स्वामी की शिकायत के आधार पर विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई का सबसे कारगर औजार माने जाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी थी। जबकि दोस्तों देखा जाए अगर, तो एजीएल यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया ने दरअसल दो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके बीच कभी कोई धन का लेन देन हुआ ही नहीं। एजीएल के पुनर्जीवन का श्रेय उनकी संपत्तियों से मिलने वाले किराए के आय को जाता है, न कि किसी वित्तीय हेरफेर को। और यंग इंडिया की स्थापना केवल एजीएल को दोबारा खड़ा करने के उद्देश्य से की गई। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक मीडिया हाउस, एक अखबार जिसका उर्दू संस्करण आप देखते रहे होंगे, कौमी आवाज के नाम से कभी आया करता था और एजीएल के तहत वो अखबार काम करता था। उसी से जोड़ करके कैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया को फंसाने की कोशिश की। वैसे ये वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने राजीव गांधी के ऊपर भी बोफोर्स कांड को लेकर के तूफान मचाने की कोशिश की थी, मगर दिल्ली की अदालत ने उस केस को खत्म किया था। उस केस के आखिरी हेयरिंग पे दोस्तों मैं खुद मौजूद था, जिस केस में जज ने एक शेर के साथ में किया था कि अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यानी कि वो पूरा का पूरा केस जिसमें जो जितना बोफोर्स कांड था, उससे कहीं ज्यादा भारतीय पैसा जांच एजेंसियों पर खर्च कर चुकी थी। विदेश जाकर के जांच कर रहे थे, मगर कुछ नहीं मिला। अब राहुल और सोनिया को वैसे ही फंसा कर रखने की कोशिश है। फिर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जारी रखा, बावजूद इसके कि कोई सबूत उनके पास नहीं। अब तक वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाए। दरअसल ईडी ने अब तक यह भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया कि यंग इंडिया के शेयरधारक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप किस आधार पर लगाए गए। 6 महीने पहले ईडी ने इस मामले के एक चार्जशीट इस मामले के अंदर दाखिल की, जिसमें गांधी परिवार और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जिन पर लगाए गए। ईडी का दावा कि यंग इंडिया के केवल इस मकसद से उसे बनाया गया था कि वो एजीएल की उन संपत्तियों पर कब्जा कर सके जो सरकार ने सार्वजनिक हित के रियायती दरों पर दी थी। ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां 2000 करोड़ रुपयों की है और यंग इंडिया मात्र 50 लाख रुपए देकर उनका अधिकार हासिल कर लिया। जबकि असलियत यह है दोस्तों कि कांग्रेस भी मान रही है कि एजीएल जो एक कंपनी है जिसकी संपत्तियों का मालिकाना अधिकार एजीएल के पास ही है और उसके किराए की आमदनी से 1 रुपया भी एक इंडिया को नहीं मिला है। मगर फिर भी क्योंकि सत्ता में आप हैं, एजेंसी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, अब कोई भी आरोप स्टैब्लिश कर दो, लेकिन वो साबित होगा या नहीं होगा। आरोप लगाना, उसको खड़ा करना, ऐसा दिखे कि ये तो साफ सही लग रहा है लेकिन वो आरोप वाकई सत्य है और टिक पाएगा अदालत में, अहम तो वो होता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस मामले में जिसमें सोनिया और राहुल को फंसाने की कोशिश की गई, कैसे इसमें मोदी शाह की फजीहत हो रही है। राहुल समेत गांधी परिवार के लिए कैसे इस केस से साफ तरीके से बाइज्जत निकलने के रास्ते निकले। दोस्तों जब ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की, तब कई कानूनी विशेषज्ञों ने यह इंगित किया कि ईडी किसी भी जांच की शुरुआत केवल निर्धारित अपराध के आधार पर कर सकती है, यानी किसी पहले से दर्ज एफआईआर या वैधानिक शिकायत पर। यह बात ईडी के तत्कालीन निदेशक राजन कटोच ने कही थी, जिनके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। देखा जाए तो अब तक ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस, जिसे एक एफआईआर के रूप में दर्ज होना चाहिए था, कि अनुपस्थिति को महत्वहीन मानती आई। एजेंसी का कहना है कि उसने अपनी जांच तब शुरू की जब ट्रायल कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत को स्वीकार किया, जिसमें एक निर्धारित अपराध के घटित होने का उल्लेख किया गया था। यानी कि दोस्तों आरोप सिर्फ लगे और ईडी ने मान लिया कि ये आरोप ही नहीं, ये तो अपराध घट चुका है।
लेकिन अब ईडी को एहसास हुआ कि बिना दर्ज एफआईआर के उसकी कार्रवाई अदालत में टिक नहीं पाएगी, इसलिए फ्रेश एफआईआर कर दिया। वरिष्ठ वकील बताते हैं, किसी भी ईडी कार्रवाई के निर्धारित अपराध का होना अनिवार्य होता है, जबकि यहां अपराध होना साबित ही नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध हुआ ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा। दोस्तों, एक और वरिष्ठ वकील है सारिम नाविल, सुप्रीम कोर्ट के, कहते हैं कि पीएमएलए तभी लागू होता है जब कोई अपराध पहले से घट चुका हो, उस अपराध से जुड़ा धन आगे ट्रांसफर या लॉन्डर किया गया हो। बिना किसी पंजीकृत अपराध के कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद किसी भी जांच एजेंसी को प्रोडिकेट ऑफेंस से जोड़ा नहीं जा सकता। सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोई एफआईआर रेट्रोफिट की जाती है तो अदालत में वो रद्द की जा सकती है, ठीक ऐसे ही जैसे कि ईडी ने किया। चार्जशीट दाखिल कर दी, एफआईआर थे नहीं, गलती सुधारने के लिए एफआईआर कर दी गई, उसी आधार पर पीएमएलए केस को भी खारिज किया जा सकता है। यहां तक कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में भी जो तर्क दिया था। दोस्तों, इसी कारणवश ईडी अब तक गांधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई। ईडी ने दिल्ली पुलिस में एक नई एफआईआर दर्ज करवाई ताकि अपनी पुरानी चूक को लेकर के लीपापोती कर सके, यानी कि एक झूठ को सही साबित करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोलते चले गए। लेकिन अब जो नई एफआईआर हुई उसमें खुद ईडी फंसती हुई दिख रही है, और ऐसा कई सारे कानूनी जानकार मान के चल रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट तक मामला अगर पहुंचता है, या फिर इसमें जो कोर्ट है वो कोर्ट इसमें ईडी को सख्त फटकार लगाएगा। राहुल सोनिया समेत गांधी परिवार को इसमें एक तरीके से क्लीन चिट मिलेगी, ऐसा मान करके कानूनी जानकार चल रहे हैं। अपनी राय आप जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।